हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम ये जो सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज ये जो लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये सीएस प्रोफेशनल, किसके लिए? सीएस प्रोफेशनल का जो मॉड्यूल 2 है, न्यू कोर्स का मॉड्यूल 2 में जो पेपर नंबर 5 है। क्लियर? कौन सा सब्जेक्ट है? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। उसका चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट, आज हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का ये सेशन रिकॉर्ड किया गया है। क्लियर? देखते हैं। देखिए, आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। क्लियर? बेसिकली ये सब्जेक्ट आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग अलग है, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप अलग है। बराबर? ये आप लोगों को पता होगा। ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है। हमने पार्ट ए का, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट, उस पर यह सेशन रिकॉर्ड किया है। अब देखिए, सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। कैन समवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग यानी क्या होता होगा? अब देखिए, अगर अपन इस वर्ड को मतलब समझें, जो आपका ये 50 मार्क्स का पोर्शन है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, अगर हम इस वर्ड को मतलब समझने की कोशिश करें तो कैन वी डिवाइड दिस वर्ड इनटू टू पार्ट्स? कॉर्पोरेट अलग, रिस्ट्रक्चरिंग अलग। कॉर्पोरेट मींस कैन आई से कंपनी या कैन आई से बिजनेस? क्लियर? कॉर्पोरेट को मैं बोल सकता हूं या तो ये कंपनी बोल सकता हूं या तो मैं बिजनेस बोल सकता हूं। रिस्ट्रक्चरिंग यानी क्या? टू रीअरेंज। मतलब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है जब हम अपने बिजनेस को रीअरेंज करते हैं। क्लियर? जब हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस को, हम एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में चेंजेस लाते हैं, हम अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को रीअरेंज करते हैं, तो उसको बोला जाता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। अब ठीक है, अब आपका पहले दिमाग में तो क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर एग्जिस्टिंग बिजनेस को रीअरेंज करने की क्या जरूरत है, चल तो रहा है। तो लेट्स से अपना एक बिजनेस है, अगर मैं उस बिजनेस को रीअरेंज कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। लेकिन इसका लॉजिक क्यों है? क्यों कोई अपने बिजनेस को रीअरेंज करे? क्लियर? तो कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस रीअरेंज किया जाता है किस लिए? सर प्रॉफिट कमाने के लिए, मतलब ग्रोथ पाने के लिए। क्लियर? सो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो आपके 50 मार्क्स का सिलेबस है, इस कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है कि जब आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को, बराबर, जब आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को क्या कर रहे हो? रीअरेंज कर रहे हो। जब आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को क्या कर रहे हो? रीअरेंज कर रहे हो फॉर प्रॉफिट, फॉर ग्रोथ, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। क्लियर? थोड़ा बहुत समझा? ठीक है, शुरुआत है तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, फिर आप एक बार आपको समझने लगेगा आगे जाके। क्लियर? तो वापस एक बार देख लेते हैं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग यानी क्या हो गया? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जब हम अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में चेंजेस लाते हैं, जब हम अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को रीअरेंज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम फ्यूचर में प्रॉफिट या ग्रोथ कमा पाए, तो हम उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। क्लियर? अब क्या हुआ? ग्रोथ भी जो है वो दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। एक होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ और दूसरी होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। क्लियर? ग्रोथ भी कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है। एक होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो एक बार अपन फिर से देख लेते हैं कि भैया अपने बिजनेस को जब हम चेंजेस लाते हैं, जब हम अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में चेंजेस लाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। क्यों लाते हैं? ताकि हम फ्यूचर में ग्रो कर पाए, फ्यूचर में प्रॉफिट कमा पाए। अब ये जो ग्रोथ है, वो कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है। एक क्या होती है? ऑर्गेनिक ग्रोथ, और दूसरी क्या होती है? इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो सर ये ऑर्गेनिक ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ यानी क्या, इसका मतलब क्या है? तो देखते हैं। पहले अपन समझते हैं
ऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में। किसके बारे में समझते हैं? ऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में। तो सर ये ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है? सो लेट्स से अपन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्टेड ऑन लेट्स से ऑन 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। अपन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। किस चीज का बिजनेस है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेट्स से सोप। अपन ने एक सोप बनाने का बिजनेस शुरू किया। कब शुरू किया सर? 1 जनवरी 2015 को शुरू किया, ठीक है। अब अगर मैं इस बिजनेस का टाइम के साथ ग्राफ बनाऊं, ठीक है, अगर मैं अपने इस बिजनेस का टाइम के साथ क्या बनाऊं? ग्राफ बनाऊं, ठीक है। देखते हैं। तो आज अगर मैं बात करूं, आज क्लियर मतलब 1 जनवरी 2015 को मैं बात करूं, यहां पर मैं लेता हूं टाइम, यहां पे मैं लेता हूं ग्रोथ, ठीक है। ये मेरे 5 साल, ये मेरे 10 साल, ये मेरे 15 साल, ये मेरे 20 साल और ये मेरे 25 साल, क्लियर। मैंने 25 साल का ग्राफ बनाया, टाइम लिया ईयर्स में, क्लियर। टाइम काय में लिया? ईयर्स में, ठीक है। तो मेरी एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पे मैंने ग्रोथ ले लिया। मैंने बिजनेस कब शुरू किया? 1 जनवरी 2015 को शुरू किया, बराबर। अब मुझे बताइए, अगर मैं आज की बात करूं, मतलब 1 जनवरी 2015 की बात करूं, जब मेरा टाइम 0 है, तो मेरी ग्रोथ क्या होगी? सर 0 होगी, आज तो कोई भी नहीं जानता है अपने को, बराबर। तो आज अपनी ग्रोथ क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। अब धीरे धीरे मैंने अपना बिजनेस ग्रो करना शुरू किया। तो जब मैं 5 साल पहुंचा तो मेरा बिजनेस यहां पे पहुंच गया, क्लियर। इतनी ग्रोथ हुई मेरी, बराबर, ठीक है। 5 साल में मेरा बिजनेस इतना ग्रो किया। अब 5 साल में मैंने जो भी प्रॉफिट्स कमाए, क्लियर, मैंने साबुन बेच के 5 साल में जो भी प्रॉफिट कमाए, वो प्रॉफिट से मैंने एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किया। तो पेपर में ऐड देना शुरू किया। अब पेपर में जब ऐड देना शुरू किया तो ऑब्वियसली लोगों को पता चला कि यार मार्केट में एक नया साबुन है जो अच्छा है, तो और लोगों ने मेरा साबुन खरीदना शुरू किया। तो मेरा ग्रोथ 10 साल में यहां पहुंच गया, बराबर, क्लियर। फिर 10 साल में मेरे पास जो भी पैसा आया उससे मैंने टीवी में ऐड देना शुरू किया। अब टीवी में ऐड देना शुरू किया तो और लोगों को पता चला। तो 15 साल में मेरा बिजनेस यहां पहुंच गया और अब मेरी ग्रोथ रुक गई, सैचुरेट हो गई। मतलब अब मेरे जितने लोग साबुन खरीदते थे उतने लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, क्लियर। तो मेरा बिजनेस क्या हो गया? 15 साल बाद सैचुरेट हो गया। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने अपनी मेहनत से अपने बिजनेस को ग्रो किया? बराबर, अपनी मेहनत से अपने बिजनेस को ग्रो किया, क्लियर, धीरे धीरे करके। तो कैन आई से, जब आप अपनी मेहनत से अपने बिजनेस के अंदर के एडवांटेजेस को, मैंने अपने एडवांटेजेस को यूज किया ना, मैंने बाहर का किसी का हेल्प लिया क्या? नहीं सर, मैंने धीरे धीरे करके ग्रो करना शुरू किया। तो अगर आप अपनी मेहनत से धीरे धीरे करके ग्रो करते हो तो उसको कौन सी ग्रोथ बोली जाती है? ऑर्गेनिक ग्रोथ, क्लियर। इस ग्रोथ को इंट्रिंसिक ग्रोथ भी बोली जाती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक ग्रोथ? क्योंकि सर ये तो मैंने अपने अंदर जो भी फायदे थे, अपने अंदर का जो पैसा था, सारे अपने अंदर के एडवांटेजेस को यूज करके ग्रो किया और मैंने 15 साल लगाए। तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या हो जाती है? ऑर्गेनिक ग्रोथ वो होती है जब आप अपना खुद का पैसा, अपनी खुद की मेहनत सब अपना लगा के धीरे 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 करके ग्रो करते हो। कैन आई से दिस इज अ ग्रोथ लेडर? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ग्रोथ लेडर है? देखो, पहले 5 साल में मैं यहाँ पहुंचा, फिर 10 साल में यहाँ पहुंचा, फिर 15 साल में मैं यहाँ पहुंचा, फिर 15 साल बाद मेरा ग्रोथ सैचुरेट हो गया, क्लियर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आज जब मैंने बिजनेस शुरू किया 1 जनवरी 2015 को, मैं यहां हूं, मैंने जो मेहनत धीरे धीरे करके 15 साल में यहां पहुंचा हूं, मुझे 5 साल में यहां पहुंचना है। मतलब मेरे को 5 साल में यहां पहुंचने का है। जो मुझे ऑर्गेनिक ग्रोथ में कितना टाइम लग रहा है? 15 साल लग रहे हैं यहां पहुंचने में, इतना कस्टमर बेस बनाने में। मुझे 5 साल में पहुंचना है, कैसे करूं? तो मैं एक काम करता हूं, क्या करता हूं, लेट्स से अपन ने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप शुरू करी 1 जनवरी 2015 को,
सेम पीछे वाला एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप धीरे धीरे करके ग्रो करोगे तो आपको यहां पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 15 साल लग रहा है। अब मैं दूसरा तरीका करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैंने 1 जनवरी 2015 को अपना एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप का बिजनेस शुरू किया और मैंने पैराशूट कंपनी के मालिक से बात करी। क्लियर? पैराशूट कंपनी के मालिक से। पैराशूट क्या बनाता है सर? ऑयल बनाता है, हेयर ऑयल बनाता है, बराबर। पैराशूट क्या बनाता है? हेयर ऑयल बनाता है, ठीक है। तो क्या बनाता है? हेयर ऑयल बनाता है। ऑलरेडी इसका कस्टमर बेस बना हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने पैराशूट कंपनी के मालिक के साथ मीटिंग करके उसको बोला कि देख भाई, तेरा तो ऑयल ऑलरेडी लोग खरीद रहे हैं, क्यों ना मेरे साबुन को भी तू अपने ऑयल के साथ बेचने लग। क्लियर? तो लेट से हेयर ऑयल खरीदने वाले, पैराशूट कंपनी के हेयर ऑयल खरीदने वाले 10 करोड़ कस्टमर हैं। कितने हैं? 10 करोड़ कस्टमर हैं। मैंने पैराशूट कंपनी के मालिक को बोला, मैं सोप बना रहा हूं, मैं पैराशूट कंपनी के मालिक को बोला कि यार, और मान लीजिए वो मेरा फ्रेंड है पैराशूट कंपनी का मालिक, तो मैंने उसको बोला कि यार देखो, तुम्हारा तो हेयर ऑयल ऑलरेडी 10 करोड़ कस्टमर खरीद रहे हैं, मैं अगर सोप को स्क्रैच से बेचना शुरू करूंगा, मार्केट करूंगा, तो मुझे कितने साल लग रहे हैं? 15 साल लग रहे हैं। तो क्यों ना मेरा साबुन तुम्हारे हेयर ऑयल के साथ अपन कॉम्बो पैक बना के बेचने लगे, और मेरा साबुन भी कस्टमर तक पहुंच जाएगा, कस्टमर पसंद करेंगे तो अपने आप खरीदने लगेंगे। मतलब मैं एक झटके में मैंने क्या किया, देखो एक झटके में मैंने क्या किया। क्लियर? आज मैं कहां पर था? जीरो पर था, बराबर। आज मैं कहां पर था? जीरो पर था। मैंने पैराशूट कंपनी के मालिक के साथ टाई अप कर लिया और बोला यार, तुम्हारे ऑयल तो सब लोग खरीदते हैं, मेरे साबुन को भी तुम अपने ऑयल के साथ बेचने लगो ताकि मेरा ऑयल भी बिक जाए। वो मान गया। तो मैं जो 15 साल में पहुंचने वाला था, मैं कितने साल में पहुंच गया? 5 साल में पहुंच गया। क्या ये मेरी अकेले की मेहनत है? नहीं सर, मैंने बाहर वाले की मदद ली। क्लियर? मैंने पैराशूट कंपनी, अपने कंपनी के बाहर जाके हेल्प ली ताकि मैं फास्ट ग्रो कर पाऊं। क्योंकि आपने बाहर वाले की मदद लेके ग्रो करा, तो उस ग्रोथ को क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक ग्रोथ। क्लियर? क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो जब आप खुद की मेहनत से, इंटरनल फंड से, इंटरनल मैनेजमेंट के जरिए ग्रो करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक ग्रोथ। जब आप बाहर वाले की मेहनत से, बाहर वाले की हेल्प लेके ग्रो करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक ग्रोथ। चाहे आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ करनी हो, चाहे आपको इनऑर्गेनिक ग्रोथ करनी हो, आपको आपके बिजनेसेस में चेंजेस लाना पड़ेंगे। और जब आप अपने बिजनेस में चेंजेस लाते हो, तो उसको क्या बोला जाता है? कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। सो वापस एक बार देखेंगे। क्लियर? देखो, सो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग यानी क्या हुआ? कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग यानी जब आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में चेंजेस ला रहे हो। क्यों ला रहे हो? ताकि आप फ्यूचर में प्रॉफिट या ग्रोथ कमा पाओ, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। अब ग्रोथ कितने टाइप की होती है? इनऑर्गेनिक ग्रोथ और ऑर्गेनिक ग्रोथ। चाहे आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ करनी है, चाहे आपको इनऑर्गेनिक ग्रोथ करनी है, आपको समय समय पर चीजें चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप विद इन इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल फंड की मदद से ग्रो कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक ग्रोथ। जब आप बाहर वाले की मदद लेके ग्रो कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक ग्रोथ। बराबर? क्लियर हो गया? चलो हम नोट्स पर आते हैं, देखते हैं। इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर आर प्राइमरीली टू ग्रोथ्स आर प्रेजेंट, दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ। है ना? कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रोथ होती है, या तो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। ऑर्गेनिक ग्रोथ इज थ्रू एनहेंस्ड कस्टमर बेस। जब आप अपना कस्टमर बेस बढ़ा रहे हो, सेल्स बढ़ा रहे हो, हायर सेल्स, इंक्रीज रेवेन्यू विच थ्रू मोर डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन, मनी, मटेरियल एंड मशीन। तो आपने क्या क्या किया? आपने कस्टमर बेस बढ़ाया, बराबर, सेल्स बढ़ाई, इंक्रीज रेवेन्यू किया। कैसे किया? आपने ज्यादा लोग लगाए, ज्यादा पैसा लगाया, ज्यादा मटेरियल लगाया, ज्यादा मशीन लगाई। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये सब मैंने किया, बाहर वाले की हेल्प ली क्या? नहीं। तो इस ग्रोथ को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ। इनऑर्गेनिक ग्रोथ, the inorganic growth provides an organization with an avenue for attaining accelerated growth, enabling it to skip few steps on the growth ladder. अब ये क्या है सर? enabling it to skip few steps on growth ladder. अब देखो, जब अपन ने वो ग्राफ देखा था, बराबर, अपन ने ये ग्राफ देखा था ऑर्गेनिक ग्रोथ का। इस ग्राफ में देखो, मैंने धीरे धीरे करके ग्रो करना शुरू किया, लेकिन जब मैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ गया, क्लियर, तो मैंने डायरेक्ट जो मुझे 15 साल में पहुंचना था, वो मैं 5 साल में पहुंच गया। क्लियर?
अब देखो, जो मुझे 15 साल में पहुंचना था वो मैं कितने साल में पहुंच गया, 5 साल में पहुंच गया। मतलब मैंने ग्रोथ लेडर की कुछ स्टेप्स को स्किप कर दिया। क्लियर? धीरे धीरे करके ग्रो करने की जगह डायरेक्ट ग्रो कर लिया। तो जब आप ग्रोथ लेडर की कुछ स्टेप्स को स्किप कर देते हो और डायरेक्ट ग्रो कर जाते हो, उस चीज को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रोथ। अब इनऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे होती है? रिस्ट्रक्चरिंग थ्रू मर्जर। आप बाहर वाले के साथ क्या कर लो, मर्जर कर लो, अमलगमेशन कर लो, एक्सेट्रा, कंस्टिट्यूट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर सिक्योरिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ। समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल ग्रोथ। क्लियर? तो थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड क्लियर हुआ होगा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग यानी जब आपने अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में चेंजेस लाते हो। क्लियर? किसी चीज को फिर से ठीक करते हो, है ना, रीबिल्ड करते हो, रीअरेंज करते हो, ताकि आप फ्यूचर में क्या कर पाओ, ग्रो कर पाओ। उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। अब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्यों की जाती है? ताकि हम फ्यूचर में प्रॉफिट या ग्रोथ कमा पाए। अब ग्रोथ कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। एक होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ, एक होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। अगर आप ज्यादा सेल्स कर रहे हो, ज्यादा रेवेन्यू बढ़ा रहे हो, ज्यादा कस्टमर बेस बढ़ा रहे हो, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ। इनऑर्गेनिक ग्रोथ जब आप दूसरे की मदद लेके, मर्जर करके, अमलगमेशन करके अगर आप ग्रो करने की कोशिश करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रोथ। क्लियर? अब क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रोथ अपन देख लेते हैं। ग्रोथ कितने टाइप की होती है? ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ। क्लियर? ऑर्गेनिक ग्रोथ देखिए, ऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू एनहेंस्ड कस्टमर बेस, higher sales, increase revenue, which through more deployment, man, money, material, machine. Inorganic growth through merger, amalgamation, etc. constitute one of the most important features for securing inorganic growth. Clear? अब company's growth, increasing turnover of existing business. अगर आपको organic growth करनी है तो आप अपने existing business का turnover बढ़ाओ। अगर आपको inorganic growth करनी है तो बाहर वाले के साथ मिल जाओ, acquisition of another business. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग? अब देखिए, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग वर्ड को कहां समझाया गया? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में समझाया गया। कहां पर समझाया गया? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यानी क्या बोलती है? टू गिव अ न्यू स्ट्रक्चर। क्या बोलती है? टू गिव अ न्यू स्ट्रक्चर, टू रीबिल्ड और टू रीअरेंज। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हो, क्लियर, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में चेंजेस ला रहे हो, उसको रीबिल्ड कर रहे हो, उसको रीअरेंज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ताकि आप फ्यूचर में ग्रो कर पाओ, तो उसको बोला जाता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। द टर्म कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज अ वाइड एंड वेरिड टर्म। क्लियर? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो टर्म है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। मतलब लेट से आपका बिजनेस है और मेरा बिजनेस है, अपन दोनों चेंजेस लाना चाहते हैं, क्या दोनों के लिए चेंजेस सेम होंगे? नहीं। आपका बिजनेस किसी और चीज का होगा तो चेंजेस आपके लिए कुछ और होंगे, मेरा बिजनेस कुछ और होगा तो मेरे चेंजेस कुछ और होंगे। इट हैज नो लीगल डेफिनेशन एज द टर्म हैज नॉट बीन डिफाइंड इन एनी लीगल लेजिस्लेचर। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वर्ड की कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, ये वर्ड कहीं पर भी लॉ में डिफाइंड नहीं है। ये वर्ड कहां डिफाइंड है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डिफाइंड है। और इसका मतलब क्या है? टू गिव अ न्यू स्ट्रक्चर। एग्जिस्टिंग बिजनेस में चेंजेस लाने को ही क्या बोला जाता है? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। Corporate restructuring thus implies process of changing the whole business organization for increasing long-term efficiency. Clear? Corporate restructuring वर्ड बताता है कि अगर आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस ला रहे हो, क्यों ला रहे हो? ताकि आप लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी पे काम करो, ज्यादा समय तक काम कर पाओ, ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओ, है ना। कई बार आपको ज्यादा बिजनेस के लिए आपको आपकी कंपनी के पार्ट्स, क्लोजिंग पार्ट्स ऑफ द बिजनेस, कई बार हो सकता है लेट से आपके 6 बिजनेसेस, 6 बिजनेसेस में से 2 बिजनेस लॉस में हो, 4 बिजनेस प्रॉफिट में हो, तो आपको 2 बिजनेसेस बंद करना पड़ेंगे। क्योंकि वो 2 बिजनेसेस के लॉस हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, देखते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल कोई एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड के 5 बिजनेसेस हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई। ये 3 बिजनेस प्रॉफिट में हैं 100 करोड़ के, ये 2 बिजनेस लॉस में हैं लेट से 120 करोड़ के। तो आप मुझे बताओ एक्स लिमिटेड का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या आएगा? सर ये तो लॉस हो जाएगा 20 करोड़ का। तो अब एक्स लिमिटेड क्या करे? ऑब्वियसली इन 2 बिजनेसेस को बंद कर दे। तो क्योंकि पूरे बाकी 3 बिजनेसेस के प्रॉफिट को भी वाइप आउट कर दे रहा है। तो कई बार आपको आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये भी करना पड़ता है कि कुछ बिजनेसेस को बंद भी करना पड़ता है। तो देखो क्या बोला गया, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग थस इंप्लाइज प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द होल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
फॉर इंक्रीजिंग लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी, ताकि आप ज्यादा समय तक काम कर पाओ, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा पाओ, क्लोजिंग पार्ट्स ऑफ द बिजनेस भी करना पड़ता है। Thus, in simple word, restructuring an organization or its business or its financial structure in such a way so as to make operate more effectively. Clear? मतलब आप अपने बिजनेस को इस तरीके से रिस्ट्रक्चर करो, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो ताकि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में चल पाए और ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, corporate restructuring. Corporate means a company. Restructuring means to give a new structure, to rebuild or to arrange. मतलब अब आप अपने existing business को नया स्ट्रक्चर दे रहे हो, नया फिर से बिल्ड कर रहे हो और रीअरेंज कर रहे हो ताकि आपका बिजनेस फ्यूचर में ग्रो कर पाए, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। ये अपन ने देख लिया। अब व्हाट इज द यूज ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इन अ बिजनेस स्ट्रैटेजी? क्यों कोई कंपनी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जाए? देखिए, इट इज मेनली यूज्ड for by the corporate for changing a company's model, management team or financial structure to address challenge and increase shareholders value and to ensure long term viability of the company. क्या मतलब हुआ? It is mainly used by the corporate. ये जनरली कौन यूज करता है? कॉर्पोरेट यूज करती है, बिजनेसेस यूज करते हैं फॉर चेंजिंग कंपनीज मॉडल। लेट से, इसका मतलब क्या हुआ? लेट से आपने एक कंपनी बनाई एक्स नाम के प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब वो एक्स नाम का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, तो आप क्या करोगे? या तो कंपनी बंद कर दोगे या तो कुछ और प्रोडक्ट बनाओगे। मतलब आपने अपनी कंपनी के मॉडल को क्या किया? चेंज। क्लियर? आपने बनाई थी कंपनी एक्स नाम के प्रोडक्ट के लिए, लेकिन अब एक्स नाम का प्रोडक्ट तो चल ही नहीं रहा, तो आपने वाई नाम का प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। कई बार ऐसा होता है कि आपने कंपनी बनाई, उसमें 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अब 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आप क्या करोगे? वो 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेंज करोगे, मतलब आपने मैनेजमेंट टीम चेंज किया। और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, लेट से आपकी कंपनी में डेट ज्यादा है ना, लोन्स ज्यादा है। अब लोन ज्यादा है तो क्या होगा? ब्याज ज्यादा लगेगा। ब्याज ज्यादा लगेगा तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट कम होगा। तो कई बार कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को भी क्या करती है? चेंज करती है। तो देखो क्या क्या करती है, कई बार अपने बिजनेसेस कंपनीज के मॉडल्स को जिस पर्पस के लिए बनाया था उसका चेंज कर लेती हैं, ताकि जो पर्पस बनाया था वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो कुछ और करें। अगर कोई मैनेजमेंट टीम में सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसको चेंज करें। अगर कंपनी पे डेट ज्यादा है तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को चेंज करें टू एड्रेस चैलेंजेस, ताकि जो भी प्रॉब्लम अपने को बिजनेस करने में आ रही है वो अपन एड्रेस कर पाए, उनको देख पाए, इंक्रीज शेयर होल्डर वैल्यू और शेयर होल्डर्स की वैल्यू को बढ़ा पाए, एंड टू एंश्योर लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। अब अपन ये सब चेंजेस इसलिए कर रहे हैं ताकि शेयर होल्डर के वैल्यू को बढ़े। क्लियर? शेयर होल्डर ज्यादा पैसा कमाए, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट हो ताकि वो और इन्वेस्ट करे और अपनी कंपनी भी लॉन्ग टर्म में वाइबल रहे। इट्स इन्वॉल्व द कंपनी सेल और अ मर्जर विद अनदर कंपनी। कई बार ये सब करने के लिए या तो आपको आपकी कंपनी को बेचना भी पड़ता है या मर्जर भी करना पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको बेस्ट एग्जांपल दूं मैं, तो आप देखिए वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ। क्यों हुआ वोडाफोन और आइडिया का मर्जर? कोई बताएगा क्यों हुआ वोडाफोन और आइडिया का मर्जर? वोडाफोन और आइडिया का मर्जर इसलिए हुआ क्योंकि जियो आ गया। क्लियर? जियो आ गया तो जियो ने सब चीजें सस्ते में देना शुरू कर दी। इस चक्कर में वोडाफोन और आइडिया के कस्टमर्स कहां चले गए? जियो की तरफ चले गए। बराबर यही हुआ। सबको पता है कि क्या हुआ था, जैसे ही जियो एंटर किया तो जो वोडाफोन और आइडिया थे, इन दोनों के कस्टमर कहां चले गए? जियो की तरफ चले गए। तो वोडाफोन और आइडिया जियो से कंपीट नहीं कर पा रहे थे, तो वोडाफोन और आइडिया ने सोचा अपन क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं। क्लियर? मर्ज होके ताकि अपने जो खर्चे हैं वो खर्चे कम हो जाएं। पहले वोडाफोन के खर्चे अलग होते थे, आइडिया के खर्चे अलग होते थे। अब वोडाफोन और आइडिया मिल गए तो खर्चे कम हो गए, खर्चे कम हो गए तो प्रॉफिट बढ़ गए। तो कई बार आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है? कंपनीज को बेचना भी पड़ता है, मर्जर भी करना पड़ता है। Sometimes shareholder or creditor might force a restructuring if they observe the company's current business strategy as insufficient to prevent a loss on their investment, है ना? कई बार अगर मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा है, मतलब शेयर होल्डर को दिख रहा है कि यार ये कंपनी के लॉसेस में जा रही है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ नहीं कर रहे, तो रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए कौन फोर्स करता है? शेयर होल्डर्स या क्रेडिटर्स? क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी में पैसा किसका लगा होता है? शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स का। तो अगर कंपनी का जो करंट बिजनेस स्ट्रैटेजीज है, कंपनी का जो करंट मैनेजमेंट है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो शेयर होल्डर और क्रेडिटर भी बोलते हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग करो। समटाइम रीस्ट्रक्चरिंग इज डन टू रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉइज इन दी कंपनी। कई बार बिजनेस अपने आप को चेंज करता है ताकि उसके जो टैलेंटेड एम्प्लॉइज है वो कंपनी छोड़ के ना जाए। तो आप देखिए, एम्प्लॉय, अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, क्लियर, और वो एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, कंपनी चाहती है एम्प्लॉय ना जाए, तो बिजनेसेस अपने आप को चेंज करते हैं, एम्प्लॉइज को ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं ताकि वो बिजनेस छोड़ के ना जाए। क्लियर? आगे, अब इज द टर्म रीस्ट्रक्चरिंग सेम फॉर ऑल कंपनीज? क्या रीस्ट्रक्चरिंग वर्ड सारे बिजनेसेस के लिए एक समान है या अलग अलग है?
नहीं सर, रीस्ट्रक्चरिंग वर्ड कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हर बिजनेस की अलग अलग समस्याएं हैं, हर बिजनेस की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि हर बिजनेस की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं तो उनमें चेंजेस लाना भी अलग अलग तरीके से पड़ेगा। हर कंपनी का प्रॉब्लम अलग अलग, तो उनको ठीक करने का तरीका भी अलग अलग। इसलिए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वर्ड हर बिजनेस, हर कंपनी के लिए अलग अलग है। देखिए क्या लिखा है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एम्स एट डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स फॉर डिफरेंट कंपनी, and the single common objective in every restructuring exercise is to eliminate the disadvantage and combine the advantage. फिर से, कंपनी का कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एम्स एट डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स फॉर डिफरेंट कंपनीज। अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग समय में रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब अलग अलग है, बट सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? इज एवरी रिस्ट्रक्चर एक्सरसाइज इज टू एलिमिनेट दी डिसएडवांटेजेस, ताकि डिसएडवांटेजेस आते हैं। चाहे बिजनेस, मान लीजिए 10 बिजनेसेस हैं, 10 के 10 बिजनेसेस अपने आप को चेंज अलग अलग तरीके से करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे? सबका ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा, ताकि हम अपने डिसएडवांटेजेस को हटाएं और सारे एडवांटेजेस को एक साथ लाएं। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से 3 कंपनीज हैं, क्लियर? एक्स, वाई, जेड। क्लियर? एक्स है, इसकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है। क्लियर? वाई है, इसमें डेट ज्यादा है। ठीक है? और जेड है, ये सिर्फ इंडियन मार्केट में ऑपरेट करती है, इंडियन मार्केट में। ठीक है? ऑपरेट्स इन इंडियन मार्केट। एक्स की प्रॉब्लम क्या है कि उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई है। वाई की प्रॉब्लम क्या है कि उसके ऊपर लोन ज्यादा है। जेड की प्रॉब्लम ये है कि इसके जितने भी कस्टमर्स है सिर्फ इंडियन मार्केट के हैं, बाहर मार्केट के कोई नहीं है। आप मेरे को बताओ, क्या एक्स, वाई और जेड तीनों को सेम तरीके के चेंजेस करना पड़ेंगे अलग अलग? नहीं सर, एक्स, वाई और जेड तीनों का प्रॉब्लम अलग अलग है, तो तीनों को सोल्यूशन भी अलग अलग ढूंढना पड़ेंगे। मतलब इसकी टेक्नोलॉजी अलग आउटडेटेड है, तो इसको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ेगा। इसकी डेट ज्यादा है तो इसको डेट कम करना पड़ेगा। इसका मार्केट सिर्फ इंडिया में है, इसको और कस्टमर बेस बढ़ाना है तो इसको मार्केट, आउटसाइड मार्केट में जाना पड़ेगा। मतलब आप देखो, तीनों कंपनीज का प्रॉब्लम अलग, तो तीनों ने चेंजेस भी कैसे लाए? अलग अलग। मतलब हर कंपनी के लिए रीस्ट्रक्चरिंग वर्ड का मतलब क्या हो गया? अलग अलग। एक्स की प्रॉब्लम क्या थी? टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, तो उसने टेक्नोलॉजी अपग्रेड करी। मतलब ये कौन सी रीस्ट्रक्चरिंग? टेक्नोलॉजिकल रीस्ट्रक्चरिंग। डेट, वाई की प्रॉब्लम क्या थी? लोन्स ज्यादा है, लोन ज्यादा है तो इंटरेस्ट ज्यादा है, तो प्रॉफिट कम है, तो उसने डेट कम किया। मतलब कौन सी रीस्ट्रक्चरिंग? फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। जेड की प्रॉब्लम क्या थी कि उसके सिर्फ कस्टमर्स कहाँ हैं? इंडिया में हैं, बाहर के कस्टमर्स नहीं हैं, तो वो बाहर भी गया, इंडिया के बाहर भी बिजनेस करने गया। मतलब उसने मार्केट भी दूसरा चेंज किया, मतलब मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग। तो हर कंपनी का चूंकि प्रॉब्लम कैसा है? अलग अलग, तो हर कंपनी के प्रॉब्लम्स अलग है, तो हर कंपनी के सोल्यूशंस भी अलग हैं। और क्योंकि कंपनी के सोल्यूशंस अलग है, तो उनका रीस्ट्रक्चरिंग का सबका मतलब अलग अलग है। बट सबका एम क्या है? ताकि वो अपने डिसएडवांटेजेस को खत्म कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, when a company wants to compete globally, है ना, कोई कंपनी अगर compete करना चाहती है globally, it has to upgrade its technology from time to time, because of which they change or upgrade their technology by means of technological restructuring. So अपन ने जैसे एग्जांपल देखा, एक्स की प्रॉब्लम क्या थी? एक्स की प्रॉब्लम थी कि उसकी टेक्नोलॉजी खराब थी, तो उसने अपनी टेक्नोलॉजी ठीक करी, मतलब टेक्नोलॉजिकल रीस्ट्रक्चरिंग। When a company has a large amount of debt, it has to pay large amount of interest to its creditor, due to which directly or indirectly its amount of expenses increases, है ना? अगर किसी कंपनी के ऊपर लोन ज्यादा है, लोन ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसके ब्याज ज्यादा है, ब्याज ज्यादा है तो प्रॉफिट कम है, खर्चे ज्यादा है। सो दे ट्राई टू मिनिमाइज देयर डेट बाय अडॉप्टिंग फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। फॉर एग्जांपल, वाई का डेट ज्यादा था, डेट ज्यादा था तो इंटरेस्ट ज्यादा था, इंटरेस्ट ज्यादा था तो खर्चे ज्यादा थे, तो प्रॉफिट कम थे, तो उसने डेट कम किया, मतलब फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंस चेंजेस किए। When a company wants to increase their sales, they try to expand their market base by adopting market restructuring. Z का प्रॉब्लम क्या था? Z का प्रॉब्लम ये था कि वो अभी तक सिर्फ कौन से मार्केट में काम करती थी? इंडियन मार्केट में। उसको अपना सेल्स बढ़ाना था तो इंडिया के बाहर जाके बिजनेस करना था। मतलब उसने मार्केट चेंज किया, तो कौन सा रिस्ट्रक्चरिंग? मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग। क्लियर हो रहा है? तो हर बिजनेस, हर कॉर्पोरेट के प्रॉब्लम अलग, तो रिस्ट्रक्चरिंग का तरीका अलग। मतलब हर कंपनी के लिए रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब अलग अलग है। क्लियर? क्योंकि हर कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब अलग अलग है, इसलिए हर कंपनी के लिए रिस्ट्रक्चरिंग वर्ड अलग अलग है। क्लियर? अब
आगे, व्हाट आर द नीड्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? कोई बिजनेस अपने आप को चेंज क्यों करे? व्हाट, व्हाई कंपनीज, व्हाई बिजनेसेस गो अंडरगो फॉर अ रीस्ट्रक्चरिंग? कोई अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर, चेंज क्यों करे? तो देखते हैं। टू फोकस ऑन कोर स्ट्रेंथ, क्लियर। अब पहला जो रीजन है वो है, कोई भी बिजनेस अपने आप को चेंज क्यों करे? ताकि वो कोर स्ट्रेंथ पे काम करे, ऑपरेशनल सिनर्जी लाए, एंड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ मैनेजरियल कैपेबिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये क्या मतलब है, देखते हैं इसका मतलब क्या है। लेट्स से देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड, ठीक है। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक्सपीरियंस है, किस चीज का एक्सपीरियंस है? फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन, ठीक है, कि कॉटन कैसे बनेगा, इसका एक्सपीरियंस है। अब एक्स लिमिटेड 3 बिजनेसेस में, ठीक है। एक है कॉटन मैन्युफैक्चरिंग में, दूसरा है यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरिंग में, और तीसरा है लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। 3 बिजनेसेस ये लोग करते हैं। कौन कौन से? एक है कॉटन मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, क्लियर। एक्सपीरियंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किस चीज का है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन का, क्लियर। आप मुझे एक बात बताओ, इन लोगों का जो कोर स्ट्रेंथ है ना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कोर स्ट्रेंथ है, जिस वर्ड की अपन बात कर रहे हैं, कौन से वर्ड की बात कर रहे हैं? कोर स्ट्रेंथ। आप मेरे को बताओ कोर स्ट्रेंथ किस चीज में है? कोर स्ट्रेंथ मतलब जिसमें आप एकदम निपुण हो, जिसमें आपको सब कुछ आता है। तो सर इनका तो कोर स्ट्रेंथ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन, क्लियर। कोर स्ट्रेंथ क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन। क्योंकि इनका कोर स्ट्रेंथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन है, तो और इन लोगों से यूटेंसिल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस संभल नहीं रहा, क्लियर। इन्होंने चालू तीनों बिजनेसेस किए, आता इनको कॉटन का बिजनेस करना है, लेकिन इन्होंने बिजनेस तीनों शुरू किए, और यूटेंसिल्स और इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस इनका लॉस में जा रहा है। तो अब क्या करें? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूटेंसिल्स और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को बंद कर दिया, ताकि अपने कोर स्ट्रेंथ पे फोकस कर पाए। नहीं तो हो सकता है ये तीनों पर ध्यान दे तो कॉटन का बिजनेस भी डूब जाए। तो कई बार बिजनेस अपने आप को रीस्ट्रक्चर करता है ताकि वो किस पे फोकस कर पाए? अपने कोर स्ट्रेंथ पे। अब जब आप कोर स्ट्रेंथ पे फोकस करोगे तो ऑब्वियसली आपकी ऑपरेशनल सिनर्जी बढ़ेगी। ऑपरेशनल सिनर्जी बढ़ेगी मतलब आप ज्यादा फोकस से काम कर पाओगे। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तीनों बिजनेस पे ध्यान देना पड़ता था, तो इनका टाइम बढ़ जा रहा था। क्योंकि टाइम बढ़ जा रहा था तो ये लोग एक जगह भी अच्छे से धंधा नहीं कर पा रहे थे। अब इन्होंने यूटेंसिल्स और इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस बंद कर दिया और किस पे फोकस करना शुरू किया? कोर स्ट्रेंथ पे। क्योंकि इनका कोर स्ट्रेंथ पे ध्यान है तो इनका ऑपरेशनल सिनर्जी, इनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, क्लियर, ठीक, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एंड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ मैनेजरियल कैपेबिलिटीज। और क्योंकि अब ये लोग फोकस एक जगह कर रहे हैं जहां इनका कोर स्ट्रेंथ है, तो ये लोग एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। इनका जो मैनेजमेंट है, क्लियर, इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये लोग एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। तो पहला रीजन, कोई भी बिजनेस अपने आप को रिस्ट्रक्चर क्यों करता है? ताकि उसकी कोर स्ट्रेंथ पे काम करे, उसकी सिनर्जी बढ़े, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, और उसका जो मैनेजरियल कैपेबिलिटीज है, मैनेजरियल कैपेबिलिटीज मतलब उसका जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से काम कर पाए। दूसरा, कंसोलिडेशन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दूसरा क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल बाय एक्सपांशन एंड डाइवर्जन टू एक्सप्लॉइट एक्सटेंडेड डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट। अब कंसोलिडेशन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है सस्ते से सस्ते में फिनिश गुड बना लेना, है ना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है सस्ते से सस्ते में फिनिश गुड बना लेना। जब आप रिस्ट्रक्चरिंग करते हो, जब आप अपने बिजनेस में चेंजेस लाते हो, तो कई बार बहुत सारे बिजनेसेस अपने आप को इसलिए चेंजेस लाते हैं ताकि वो सस्ते में फिनिश गुड बना पाए। अब सस्ते में फिनिश गुड बनाएंगे तो ऑब्वियसली उनके खर्चे कम होंगे, प्रॉफिट ज्यादा होगा। सो फॉर एग्जांपल, जैसे अभी अभी अपन ने एग्जांपल देखा था वोडाफोन आइडिया वाला। पहले वोडाफोन के खर्चे अलग थे, यहाँ पर चार्टेड अकाउंटेंट लगते होंगे, यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट लगते होंगे, यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी लगता होगा, यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी लगता होगा, यहाँ पे एचआर लगता होगा, यहाँ पे एचआर लगता होगा। मतलब दोनों लोग अलग अलग खर्चे कर रहे थे।
अब दोनों ने क्या कर लिया, मर्जर कर लिया। मर्जर करके अब ऑब्वियसली जब वोडाफोन और आइडिया मर्ज होने के बाद एक कंपनी बनी, तो फिर दो अलग अलग चार्टेड अकाउंटेंट रखने की जरूरत है क्या? नहीं सर। वो हाफ में भी मतलब एक चार्टेड अकाउंटेंट से काम कर लेंगे। दो कंपनी सेक्रेटरी की रखने की जरूरत है क्या? नहीं सर, एक कंपनी सेक्रेटरी। तो इनके खर्चे क्या हो जाएंगे? कम। जब इनके खर्चे कम होंगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम कर रहे हैं, मतलब जो फिनिश गुड बन रहा है वो सस्ते में बन रहा है, तो ऑब्वियसली इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तीसरा रीजन रिस्ट्रक्चरिंग क्यों किया जाता है, रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ अ सिक यूनिट। सिक यूनिट का मतलब क्या होता है? देखिए, सिक यूनिट यानी होता है लॉस मेकिंग कंपनी। क्लियर? लॉस मेकिंग कंपनी। तो कई बार लॉस मेकिंग कंपनी को रिवाइव करने के लिए, ताकि वो लॉस मेकिंग कंपनी कैसे भी करके चल जाए, तो लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के साथ मर्ज कर दिया जाता है। क्लियर? ताकि वो लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के साथ मिलकर रिवाइव हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो लॉस मेकिंग कंपनी बंद हो जाएगी और लोगों की जॉब चली जाएंगी। तो बहुत बार बिजनेस को इसलिए भी रिस्ट्रक्चर किया जाता है ताकि लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के साथ मर्ज होके रिवाइव हो जाए, ताकि लोगों की जॉब ना जाए। चौथा, acquiring constant supply of raw material and access to scientific research and technological development। अब फोर्थ रीजन कोई भी बिजनेस क्यों रिस्ट्रक्चरिंग करता है देखते हैं। लेट्स से टाटा मोटर्स क्या बनाता है? सर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स में है। ठीक है। अब कार तो ये बना लेता है, लेकिन इस कार के लिए जो टायर्स लगते हैं, ठीक है, कार में जो टायर्स लगते हैं वो सपोज एमआरएफ देता है। क्लियर है? अब टाटा वाले को क्या डर है? टाटा वाले को ये डर है कि यार मैं टायर्स तो बनाता नहीं हूं, और किसी दिन में अगर एमआरएफ ने मुझे टायर्स देना बंद कर दिया तो मेरी कार बनाने में मुझे दिक्कत आने लगेगी। क्योंकि मेरा टायर जो है, टाटा मोटर्स के लिए जो टायर है, ये क्या है? रॉ मटेरियल है। बराबर। तो टाटा मोटर्स वाले को डर क्या है कि अगर किसी दिन एमआरएफ वाले ने मुझे टायर्स नहीं दिए तो मेरी कार बनना बंद हो जाएगी। तो टाटा मोटर्स वाले ने क्या किया? एमआरएफ को बाय कर लिया। क्लियर? खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? ताकि उसका रॉ मटेरियल उसको मिलता रहे, कभी दिक्कत ना हो। तो कई बार आपको रॉ मटेरियल का कांस्टेंट सप्लाई रहे, इसलिए भी आप क्या करते हो? रीस्ट्रक्चरिंग करते हो। क्लियर? अगला, कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग बाय अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ लोन एंड इक्विटी फंड्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग एंड इंप्रूविंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ये क्या रीस्ट्रक्चरिंग है। लेट्स से एक्स लिमिटेड है। अब हर कंपनी में आपने देखा है दो तरीके की कैपिटल्स होती है, एक तो होती है शेयर कैपिटल और दूसरी होती है डेट। लेट्स से इसकी शेयर कैपिटल है 10 करोड़, डेट है 100 करोड़। मतलब इसकी डेट ज्यादा है। क्योंकि डेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा। क्योंकि इसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो इसका प्रॉफिट कम होगा। यार, किसी कंपनी पे अगर डेट ज्यादा है तो इंटरेस्ट का पेमेंट ज्यादा है, इंटरेस्ट का पेमेंट ज्यादा है तो प्रॉफिट कम है। तो ये कंपनी क्या करे? तो ये कंपनी क्या करेगी? अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज करेगी। शेयर कैपिटल इंक्रीज करके जो पैसा आएगा उससे डेट को रीपे करेगी। रीपे करने के कारण क्या होगा? इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाएगा। इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मतलब बहुत सारे बिजनेसेस क्या करते हैं? कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग, अपने कैपिटल में चेंजेस लाते हैं ताकि उनका जो कॉस्ट ऑफ सर्विंग है, कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाए। इंटरेस्ट पेमेंट कम होगा तो उनके रिटर्न बढ़ जाएंगे। क्लियर? Improve corporate performance to bring at par with competitors by adopting the radical changes brought out by information technology। कई बार आपको आपके बिजनेसेस में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आपका कॉम्पिटिटर का टेक्नोलॉजी अच्छा है ना, मान लीजिए आपके कॉम्पिटिटर का टेक्नोलॉजी अच्छा है, ठीक है, एक्स लिमिटेड है और उसका कॉम्पिटिटर है वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड का टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव्ड है, मॉडर्न है, और एक्स लिमिटेड का आउटडेटेड है। तो आप मेरे को बताओ, ज्यादा फास्ट फिनिश गुड कौन बना पाएगा? सर, वाई लिमिटेड बना पाएगा ऑब्वियसली। तो एक्स लिमिटेड क्या करे? टू मेंटेन दी कंपटीशन, एक्स लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा? एक्स लिमिटेड को अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी पड़ेगी ताकि वो वाई लिमिटेड के साथ कॉम्पीट कर पाए। So these are the reasons why businesses undergo into a restructuring। Clear? core strength मतलब आपका जो मेन है,
आप जिस पे निपुण हो, आपको जो काम आता है आप उसी पे फोकस कर पाओ। जब आप उसी पे फोकस कर पाओगे तो आपका ऑपरेशनल सिनर्जी बढ़ जाएगा। ऑपरेशनल सिनर्जी बढ़ जाएगा मतलब आप ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाओगे, आपका मैनेजमेंट ज्यादा अच्छे से एफिशिएंटली काम कर पाएगा। कई बार खर्चे कम करने के लिए भी रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है। फिर तीसरा क्या बोलता है, लॉस मेकिंग कंपनी को रिवाइव करने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग करी जाती है। कई बार आपको रॉ मटेरियल कांस्टेंट मिलता रहे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कांस्टेंट होता रहे, इसलिए भी आप रीस्ट्रक्चरिंग करते हो। अगर आपके लोन ज्यादा है, फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, अगर आपके लोन ज्यादा है और इक्विटी कम है तो आप अपना कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग करो ताकि आपका लोन कम हो जाए तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और अगला क्या है, अगर आपके कॉम्पिटिटर की टेक्नोलॉजी अच्छी है तो ऑब्वियसली आपको आपका टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि आप कंपटीशन में रहो। बराबर, क्लियर। आगे, अब अगला पॉइंट क्या है, देखिए जब भी कोई आप रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जाओ तो पहले आपको कोई चीजों को प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो रिस्ट्रक्चरिंग में, अब आप ऑब्वियसली आप अपने बिजनेस में चेंजेस लाओगे तो खर्चा आएगा, तो कितना खर्चा आएगा और वो खर्चे के लिए पैसा कहां से आएगा। भाई अगर मैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में चेंजेस ला रहा हूं, आप घर में एक रूम भी बनाने जाते हो तो चेंज कर रहे हो ना, बराबर। आप अपने घर में एक कमरा भी बनाने जाओगे तो चेंज कर रहे हो, चेंज कर रहे हो तो उसके लिए पैसा लगेगा, और पैसा कहां से आएगा। तो आप अपने बिजनेस में कभी भी रिस्ट्रक्चरिंग करो, कभी भी चेंजेस लाओ तो पैसा कितना लगेगा, क्लियर, वैल्यूएशन, और वो पैसा आएगा कहां से। फिर अगर बिजनेस में रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, ऑब्वियसली कंपनीज हैं, कंपनीज में रिस्ट्रक्चरिंग करोगे तो आपको कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट, ये सब फॉलो करना पड़ेगा। तो लीगल एंड प्रोसीजरल इश्यूज क्या है, कौन कौन से लॉज हमको रिस्ट्रक्चरिंग के लिए फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा क्या कोई टैक्सेशन इंपैक्ट आ रहा है, क्या हमको स्टैंप ड्यूटी लग रही है अगर हम रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। फिर अकाउंटिंग एक्सपेक्ट क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं उसके बारे में। क्या कंपटीशन एक्सपेक्ट्स, आपने कंपटीशन एक्ट पढ़ा हुआ है बराबर एग्जीक्यूटिव लेवल पे, तो कंपटीशन एक्सपेक्ट्स क्या है, कंपटीशन एक्ट क्या बोलता है। और ह्यूमन एंड कल्चरल सिनर्जीज, क्या हमारे यहाँ के एम्प्लॉइज वो रिस्ट्रक्चरिंग को अडॉप्ट कर पाएंगे, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो जब भी आप कोई रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जाओ तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगी कि जब भी आप रिस्ट्रक्चरिंग करोगे तो पहले तो खर्चा कितना आएगा, बराबर, क्लियर, वैल्यूएशन कितना लगेगा, और वो वैल्यूएशन उस खर्चे के लिए पैसा कहां से आएगा, कौन कौन से एक्ट लगेंगे। जैसे आप कंपनीज में रिस्ट्रक्चरिंग करोगे तो कंपनीज एक्ट लगेगा, लिस्टेड कंपनी में करोगे तो सेबी एलओडीआर लग जाएगा। क्या इनकम टैक्स कुछ बोलता है उसके बारे में, क्या स्टैंप ड्यूटी लगेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं, कंपटीशन एक्ट क्या बोलता है। और अगर हम रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं तो क्या हमारे यहाँ का जो वर्कर है, ह्यूमन एंड कल्चरल सिनर्जी, क्या हमारे यहाँ का वर्कर वो रिस्ट्रक्चरिंग को अडॉप्ट कर पाएगा। सो फॉर एग्जांपल, ये लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको ज्यादा डिटेल में बताता हूँ, बाकी हर एक पर तो एक एक चैप्टर है, तो वहां अपन आगे जाके चैप्टर्स पढ़ेंगे इन पे। ह्यूमन एंड कल्चरल सिनर्जीज पे मैं आपको बताऊँ, लेट्स से आपके यहाँ का जितना स्टाफ है वो 65 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। लेट से आपकी एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, यहाँ पर आपके जितने एम्प्लॉयज हैं वो 65 ईयर्स प्लस है, और अभी तक आपकी कंपनी में सारे एम्प्लॉयज मैनुअल काम करते थे, क्लियर, मैनुअल मतलब हाथ से काम करते थे। अब आपने बोला हम टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, मतलब अब मैनुअल काम क्या होगा, बंद, और अब सब काम मशीन से होगा। तो आप देखो आपके एम्प्लॉइज सारे ओल्ड एज है, 65 ईयर्स प्लस है, क्लियर। क्योंकि अब आप अपने बिजनेस में चेंजेस तो कर रहे हो, उनको आदत लग गई है मैनुअल काम करने की, अब आप उनको एक दिन बोलते हो नहीं अब मैनुअल काम नहीं करना, मशीन से काम करना है। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा क्या मेरे एम्प्लॉइज इस मशीन को अडॉप्ट कर पाएंगे, क्लियर। तो जब भी आप कोई रिस्ट्रक्चरिंग करने जाओ तो आपको इन बातों का क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर। उसके बाद ही आपको रिस्ट्रक्चरिंग करना है, क्लियर। अब कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग कर कैसे की जाती है, क्या क्या टेक्निक्स हैं, आप अपने बिजनेस में कैसे कैसे चेंजेस ला सकते हो। तो पहला तरीका है मर्जर कर सकते हो, दूसरा तरीका है डीमर्जर कर सकते हो, तीसरा तरीका है स्लम सेल कर सकते हो, चौथा तरीका है टेक ओवर से भी रिस्ट्रक्चरिंग होती है, डिसइन्वेस्टमेंट से भी रिस्ट्रक्चरिंग होती है, जॉइंट वेंचर से भी रिस्ट्रक्चरिंग होती है, फ्रेंचाइजिंग से भी रिस्ट्रक्चरिंग होती है, स्ट्रैटेजिक अलायंस से भी रिस्ट्रक्चरिंग होती है, बायबैक करके भी रिस्ट्रक्चरिंग होती है। तो इतने सारे तरीके हैं जिनसे आप अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में, जिससे आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में चेंजेस ला सकते हो।
और इन्हीं को क्या बोला जाता है, दीज आर दी कॉल्ड टूल्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। मतलब आप इतने तरीकों से क्या कर सकते हो, रीस्ट्रक्चरिंग। क्लियर, समझा यहां तक, पक्का? ठीक, तो एक बार अपन ने जो भी पढ़ा है वो रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अपन ने देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, है ना? क्लियर, आप अपने नोट्स पर वापस आएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग? तो सर, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग मतलब होता है जब हम अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में चेंजेस लाते हैं, बराबर? जब हम अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में क्या लाते हैं, चेंजेस लाते हैं। क्यों लाते हैं? ताकि हम फ्यूचर में क्या कर पाए, ग्रोथ कर पाए। फ्यूचर में क्या कर पाए, ग्रोथ कर पाए। अब ग्रोथ कितने तरीके की होती है? तो सर, ग्रोथ दो तरीके की होती है, एक होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। व्हाट डू बाय ऑर्गेनिक ग्रोथ? जब आप अपने बिजनेस के अंदर की चीजों को ही चेंज करके ग्रो करते हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ। क्लियर, इसी को और क्या बोला जाता है, इंटरनल ग्रोथ, बराबर। इनऑर्गेनिक ग्रोथ जब आप बाहर वाले की मदद लेके ग्रो करते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ग्रोथ, है ना? एक एग्जांपल और देखते हैं, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। इसमें क्या एग्जांपल है, देखते हैं, चलिए। देखिए, फॉर एग्जांपल लेट से, दो तरीके से लेते हैं। आप मिस्टर एक्स है, ठीक है? एक थोड़ा अलग एग्जांपल ले रहे हैं अपन। कोई मिस्टर एक्स है, इसका एक एग्जिस्टिंग हाउस है, ठीक। अब इसके ये दो कमरे थे, ठीक है? ये रूम 1, ये रूम 2, ठीक है? इसको लगा यार ये दो छोटे छोटे कमरे हैं, मुझे एक बड़े कमरे की जरूरत है। तो इसने क्या किया, इसने ये जो बीच की दीवार थी इसको हटा दिया और हटा के एक कमरा बना दिया। क्लियर? अब दूसरा, ये तो हुआ केस 1, ठीक है? पहले वाले केस में क्या किया कि जो एक दीवार थी इसकी, इस दीवार को उसने क्या किया, उसने बोला यार ये तो दो छोटे कमरे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, ये बीच की दीवार हटा देता हूं। तो हटा के एक बड़ा कमरा बना दिया। केस 2, दो रूम थे, रूम 1, रूम 2। क्लियर? अब क्या किया, ये रूम 1 में ही इसने चेंजेस किए, दीवार नहीं हटाया, रूम 1 में ही चेंजेस किए। तो क्या मैं ये केस 1 में बोल सकता हूं इसने दूसरे रूम को भी पहले रूम में ले लिया, मतलब बाहर वाले की जाके मदद ली? तो इसको क्या बोलेंगे, जब आप बाहर वाले की मदद लेते हो तो उसको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक ग्रोथ। लेकिन जब आप एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में ही चेंजेस करते हो, बाहर दूसरे रूम को इसमें नहीं ले रहे हो, जो रूम 1 है उसी में चेंजेस कर रहे हो ताकि थोड़ी ज्यादा स्पेस हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक ग्रोथ। क्लियर? तो ग्रोथ कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। क्लियर? कोई भी बिजनेस अपने आप को रिस्ट्रक्चर करता है ग्रो करने के लिए। ग्रोथ कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। एक होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। जब आप अपने अंदर ही ग्रो करते हो, कस्टमर बेस बढ़ाते हो, सेल्स बढ़ाते हो, रेवेन्यू बढ़ाते हो, बाहर वाले की मदद नहीं लेते हो, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ। जब आप मर्जर कर लेते हो, अमलगमेशन कर लेते हो, किसी और के साथ मिलकर ग्रो करते हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ। क्लियर? तो ये अपना हुआ। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, उसके बाद अपन ने पढ़ा कि व्हाट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो जब आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही चेंजेस ला रहे हो, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही नया स्ट्रक्चर दे रहे हो, फिर से उसको ठीक करो ताकि आप फ्यूचर में ग्रो कर पाओ, उसको क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। क्या कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वर्ड किसी लॉ में डिफाइंड है? नहीं सर, इसका कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग बिजनेसेस के लिए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वर्ड का मतलब अलग अलग होता है। क्लियर? अब कोई बिजनेस अगर टेक्नोलॉजी में आउटडेटेड है तो टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग, कोई बिजनेस अगर डेट ज्यादा इक्विटी कम है तो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, कोई बिजनेस अगर अपने मार्केट को चेंज कर रहा है तो मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग। क्यों कोई अपना बिजनेस रिस्ट्रक्चर करता है? तो कोर स्ट्रेंथ, ताकि वो जिस पर एकदम फोकस करके काम करे, जो उसका मेन काम है वही कर पाए। ऑपरेशनल सिनर्जी, एफिशिएंट एलोकेशन, कंसोलिडेशन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सस्ते से सस्ते में फिनिश गुड बनाए। कई बार लॉस मेकिंग कंपनी को रिवाइव करने के लिए भी रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है। कई बार आप इसलिए भी रिस्ट्रक्चर करते हो ताकि आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपको कॉन्स्टेंटली मिल पाए, मैंने आपको टाटा वाला एग्जांपल दिया। फिर कई बार आप डेट
को कम करने के लिए इक्विटी बढ़ाते हो, ताकि इक्विटी बढ़ा के शेयर्स इशू करके जो पैसा है उससे डेट पे कर पाए, ताकि हमारा इंटरेस्ट बर्डन कम हो तो हमारा रिटर्न बढ़े। और कई बार आप अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करते हो ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट कर पाओ। क्लियर? जब भी आप कोई रिस्ट्रक्चरिंग करने जाओगे तो किन किन बातों पर ध्यान रखोगे? एक तो खर्चा कितना आएगा, वैल्यूएशन, और पैसा कहां से आएगा। उस रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में लॉज क्या बोलते हैं, क्या कोई टैक्सेशन इंपैक्ट आएगा, क्या कोई स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिशन एक्ट क्या बोलता है, और क्या वो रिस्ट्रक्चरिंग मेरे यहाँ के एम्प्लॉय ह्यूमन एक्सेप्ट कर पाएगा। अब कितने तरीके से आप अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करते हो? मर्जर कर सकते हो, डीमर्जर कर सकते हो, स्लम सेल कर सकते हो, टेक ओवर कर सकते हो, डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जॉइंट वेंचर्स कर सकते हो, फ्रेंचाइजी बांट सकते हो, स्ट्रैटेजिक अलायंस कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो। अब अपने को हर एक रिस्ट्रक्चरिंग डिटेल में समझनी कि मर्जर क्या, डीमर्जर क्या, स्लम सेल क्या, टेक ओवर क्या, डिसइन्वेस्टमेंट क्या, जॉइंट वेंचर क्या, फ्रेंचाइजिंग क्या, स्ट्रैटेजिक अलायंस क्या, और बायबैक क्या।